सर को, सुशांत पप्पू सर आए और हमें अपने ज्ञान के प्रकाश से सुसज्जित करें। मोस्ट वेलकम सर, सुशांत पप्पू सर। थैंक यू त्रिभुवन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ उपस्थित हर एक लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब आप लोग? उसके बाद मैं अभी लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, सबको मेरा गुड मॉर्निंग है। और टीम विजनरी के द्वारा भी मैं सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। और थैंकफुल हूँ मैं टीम विजनरी का कि आज उनके सेशंस को अटेंड कर करके ही मैं इस योग्य बन पाया कि मैं भी आज आप लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूँ। टीम विजनरी का जो विजन है कि हर एक इंसान, हर एक वे लोग जो यहाँ मौजूद होते हैं, उनमें ये ताकत हो कि जब वो प्लान प्रेजेंटेशन करने जाएं तो वो बेहतर से बेहतर करें और बाकी टीमों से अलग अपने आप को बता पाएं। आज के सेशन में मैं कल रात का मैं थोड़ा टेक्निकल होने वाला हूं। और वाकई मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा संदीप सर और तुरंत सर का, जिनके माध्यम से मैं अब धीरे धीरे मैं भी टेक्निकल में एंट्री ले पा रहा हूँ। और मुझे भी मजा आ रहा है। कल रात में काफी दो दिन से मैं अभी काफी मेहनत किया, 4:30-5 बज गए थे। और आज मुझे मालूम हो रहा है कि वाकई अगर हम निरंतर इसी तरह की मीटिंग्स को अटेंड करते रहेंगे और शोध करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम अपने इस फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर दूं। ये स्क्रीन शेयर हो गया, दिख रहा है मेरा? ये सिंबल दे देंगे मेरे को। जी सर। ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबको डिस्क्लेमर दे दूं। यह प्रेजेंटेशन केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। सभी वीडियो, प्रेजेंटेशन और लिखित सामग्री केवल शिक्षा के लिए है और इन्हें निवेश की सलाह के रूप में ना लिया जाए। आप ट्रेडिंग के दौरान इन्हें अपने स्वयं के जोखिम पर और अपने वित्तीय सलाहकार के से परामर्श करने के बाद ही लागू करें। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा अपने एक छोटा परिचय दे दूं। मेरा नाम सुशांत टुप्पो है और मैं फिलहाल बिलासपुर में हूँ। वैसे तो मैं कोरबा से हूँ और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स में एमबीए किया है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने मेट्रोज में जॉब किया है और सेल्स के क्षेत्र में मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है कि लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों को अपने सामानों को बताते कैसे हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए, उस हद तक मुझे कुछ ज्ञान है। और कुछ साल मैं टीचिंग एक्सपीरियंस टीचिंग के फील्ड में भी रहा, जिससे लोगों से इंटरेक्ट होने में मुझे आसानी हुई। और फिलहाल 2 वर्षों से मैं रियल इस्टेट के बिजनेस में हूँ। मेरा खुद का एक फर्म है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। और इसी डायरेक्शन के बीच भी मुझे तुरंत सर और संदीप सर से मुलाकात हुई। इससे पहले मैं दूसरे की टीम में था और नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं गेन नहीं कर पा रहा था। और आज टीम विजनरी के माध्यम से संदीप सर और तुरंत सर का मैं थैंकफुल हूँ कि उनके माध्यम से आज मैं इस सेशन को ले पा रहा हूँ और नॉलेज के दम पे दिन ब दिन आगे बढ़ पा रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आप भी आज के सेशन को एक पेन कॉपी लेके बैठे, क्योंकि देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा नोट्स मैंने भी बनाया है। ये 2 दिन का मेहनत है। और मैं इसी तरह, जिस तरह मैंने नोट डाउन किया है, वैसे आप भी करें, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आज मैं आप लोगों के सामने जो बोलने वाला हूँ वो है अनुबी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम और भविष्य की डिजिटल दुनिया के बारे में विषय में बात करूंगा। सबसे पहले मैं डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करूं कि डिजिटल वर्ल्ड वर्ड क्या है। एक सिंपल सरल शब्दों में कहूं तो आज मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं, ये एक डिजिटल रिवॉल्यूशन ही है कि आज त्रिभुवन जी अपने उड़ीसा में बैठे हैं और इस मीटिंग में काफी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग स्टेट में बैठे हैं जो मुझसे इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि ये डिजिटल रिवॉल्यूशन ही है। टेक्नोलॉजी इज अ ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं मेरे इस पीपीटी में, टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, इसमें एक नॉलेज का सिंबल दिया गया है। अगर आज इंटरनेट के इस फेज में हम इसी तरह एक दूसरे इंटरेक्ट होते रहेंगे, कुछ मैं सीखूंगा कुछ आप सिखाएंगे, इन सबको हम एक जगह आज जूम ऐप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं।
और यही सबसे बड़ी हमारी सफलता है कि आज हम डिजिटल रिवोल्यूशन में एक दूसरे के साथ यहाँ उपस्थित हो पा रहे हैं। दूसरा है इंटरनेट की इवॉल्विंग इनटू वेब 3। इससे पहले भी आपको वेब 1, वेब 2, वेब 3 के बारे में कईयों ने बताया होगा और आगे मैं भी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आज इस दौर में 2026 में इंटरनेट का थर्ड वेव चल रहा है, जिसमें इंटरनेट के एडॉप्शन का जो क्वांटिटी है काफी बढ़ गया है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। डेटा इज बिकमिंग मोर वैल्यूएबल। आज हम छोटी रूप में बात करें तो व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या टेलीग्राम, जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये एक डेटा की तरह हमारे जीवन में काम करता है। एक नॉर्मल सरल शब्दों में मैं कहूँ तो हम अपने अगर किसी दोस्त के साथ कुछ शेयर करते हैं तो उस डेटा को उस व्हाट्सएप में रहने देते हैं ताकि वो डेटा वहां पे सुरक्षित और सेफ रहे। ये सारा जो खेल चल रहा है वो एआई मशीन लर्निंग के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही है। और ये भी एक प्रमाण है कि आज जूम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज हम इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़ पा रहे हैं और यही डिजिटल रिवोल्यूशन है। ब्लॉकचेन इज द शेपिंग द फ्यूचर, ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइजेशन फ्यूचर। वेब 1 में नहीं, वेब 2 में नहीं, वेब 3 में अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन को आपको समझना होगा। मेरे एक दोस्त हैं जो मरीन में चीफ इंजीनियर हैं, बड़े बड़े जो कार्गो शिप होते हैं उसमें वो इंडिया से आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ कंट्री से इंडिया सामानों को लाना ले जाने का उसका काम होता है। उससे मेरी बातचीत हुई तो उसने बताया कि उसका काम तो वैसे शिप को चलाना ही है, मैनेज करना, लेकिन उसने कहा कि वो ब्लॉकचेन की पढ़ाई करता है। आज हमारे देश के कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पे ब्लॉकचेन का पढ़ाई हो रहा है और डिसेंट्रलाइजेशन का भी पढ़ाई हो रहा है। तो हम ऐसा ना सोचे कि हम कुछ नया चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर पा रहे हैं। जिस तरह इंटरनेट को आप अडॉप्ट करें ना करें वो आपको अडॉप्ट करेगा, वैसे ही ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि टीम विजनरी के माध्यम से इन चीजों को समझ पाते हैं। लेकिन आज भी अगर आप आसपास के लोगों को देखें, हमारे इंडिया में, हमारे छत्तीसगढ़ में या हमारे आसपास के बहुत से लोग, अगर हम ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वो नहीं जानते हैं। उसका कारण आप और मैं ही हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली, वापस मैं कहना चाहूंगा कि टीम विजनरी के माध्यम से हम इस सारे वर्डों को रोज सुनते हैं, हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। फिर जाएंगे हम, अब थोड़ा टेक्निकल हम आएंगे। करेंट डिजिटल चैलेंजेस। आज डिजिटल वर्ल्ड में हमने कदम तो रखा है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हाई टेक्निकली हैं, जो हमको समझने में थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम करूंगा। अब करेंट डिजिटल चैलेंजेस में जो वास्त आज के दौर में जो डिजिटल चैलेंजेस आ रहे हैं, जो आप, मैं और बहुत से ऐसे लोग जो फेस करते हैं, हम थोड़ा कम फेस करेंगे क्योंकि हम आज कल रोज टीम विजन के माध्यम से इन चीजों को देखते हैं और समझते हैं। और भविष्य हमारा बहुत उज्जवल है क्योंकि जो चीजें आज हम यहाँ सीख रहे हैं हमारे सीनियर्स के माध्यम से, आप सबों के माध्यम से, एक बहुत बड़ी पढ़ाई है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, कल जब 2 दिन से जब मैं इस विषय में पढ़ाई कर रहा था तो मैं देख पा रहा था कि वापस वही चीजें मुझे सीखनी पड़ रही हैं। इंजीनियरिंग करते समय हमें, एक मिनट प्रियंका देखो, एक मिनट स्टैंड एरिया। ठीक है, आवाज क्लियर? हाँ। तो जब इंजीनियरिंग कर रहे थे हम लोग, तो ऐसी सी भाषाओं का जब हम लोग देखते थे तो थोड़ा सा टफ लगता था, लेकिन जब आप उसे रीड एंड राइट करेंगे तो सारी चीजें आसान होती हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो हम बात करें करंट डिजिटल चैलेंजेस की, तो सबसे जो पहला है वो है डेटा प्राइवेसी इश्यूज। आज एक सिंपल शब्द में कहें तो डेटा का प्राइवेट होना बहुत इश्यूज है। आज फोन पे, गूगल पे, जो भी आप यूपीआई चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलते हैं, आप अगर कोई कहता है कि मेरी आईडी हैक हो गई है तो एक बहुत सिंपल वर्ड है, अरे हाँ हो सकता है। मतलब हम चीजों को डिजिटल वे में हम अपने आप को ढाल चुके हैं और ये सारी चीजें हमें कॉमन लगती हैं कि आज डिजिटल वर्ल्ड में हमारा डेटा डेटा की जो प्राइवेसी है वो खत्म हो रही है। तो इसमें अगर डेटा प्राइवेसी इश्यूज को समझे हम लोग तो सबसे पहले इसमें लिखा है, क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ब्रोकन डेटा प्राइवेसी लॉक्स, पर्सनल प्रोफाइल्स बीइंग स्क्रैप्ड। इसका अर्थ ये होता है कि यदि कोई
ऑथराइज्ड, ये कोई ऑथराइज्ड टेक्निकल शब्द नहीं है। अगर हम बात करें तो जो डेटा प्राइवेसी इश्यूज है, लिखा है ब्रोकन डेटा जो भी, इसमें ये कोई ऑथराइज्ड टेक्निकल शब्द नहीं है जो हम बातों बातों में कभी सुनते होंगे। लेकिन सरल शब्दों में इसे कहा जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी सिस्टम, एप्लीकेशन या वेबसाइट, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फोन पे है, गूगल पे है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं, जूम है इवन। तो किसी सिस्टम, एप्लीकेशन या वेबसाइट में डेटा का प्राइवेसी प्रोटेक्शन कमजोर होना ही डेटा प्राइवेसी इश्यूज का सबसे बड़ा कारण है। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का प्राइवेट डेटा, वो हम भी हो सकते हैं, आप और मैं हम भी हो सकते हैं। लाइक हम व्हाट्सएप की बात करें, हम व्हाट्सएप की बात करते हैं क्योंकि हम सब व्हाट्सएप को डेली यूज पे करते हैं। तो किसी का प्राइवेट डेटा बिना आपके परमिशन के एक्सेस हो जाना, और ऐसा होता है। आप देखे होंगे कई बार फेसबुक को हैक करने के बाद आपके माध्यम से अपने दोस्तों से पैसे मांगने का जो चलन है बहुत चल रहा है। फोन पे में ओटीपी आ जाना, उसे क्लिक करने के बाद पैसे पूरे साफ हो जाना। फेसबुक में आपकी फोटोज के माध्यम से उसका अनयूज्ड उसका गलत इस्तेमाल करना, ये सारा डेटा प्राइवेसी इश्यूज के अंदर ही आता है। पासवर्ड हो गया, ईमेल, फोन नंबर या आपकी कोई प्राइवेसी इंफॉर्मेशन लीक हो जाना, आपकी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस। आज के दौर में हम देखेंगे पिछले 2 साल से जब डिजिटल वर्ल्ड का जो एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है, उसमें करंट डिजिटल चैलेंजेस का सबसे जो बड़ा पार्ट है वो डेटा का है। कितने सारे आपके फोन से आपके फोटोज और वीडियोस लीक हो जाते हैं जो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए बहुत घातक हो सकता है। क्लियर है? और कई बार ऐसा तो गलत परमिशन सेटिंग के कारण सेंसिटिव डेटा पर भी खो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि इवन आईफोन में भी ऐसी कोई, जब आईफोन वैसे हैक नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसी होती है कि कुछ गलत लिंक को टच करने के बाद आपकी जो प्राइवेट डेटा होता है लीक हो जाता है। और सिंपल शब्दों में कहें तो डेटा की सिक्योरिटी का ताला टूट जाना ही प्राइवेसी सिक्योरिटी में जंग लग जाना। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि डेटा की सिक्योरिटी में ताला लग जाना। ये करंट जो हम डिजिटल चैलेंज को फेस कर रहे हैं, इसका पहला पार्ट है ये। दूसरा अगर हम देखें तो है सेंट्रलाइज कंट्रोल। अगर आप इसे नोट कर सकते हैं, इस डिजिटल वर्ल्ड में जो चैलेंजेस आ रहे हैं हम सबको, जो हम सब रोज फेस करते हैं, उसमें दूसरा है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। इसमें कह सकते हैं, इसमें देखिए लिखा है डेटा फ्लोइंग टू वन मैन हब, सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड फेलर। इसका मतलब ये होता है कि सभी कंट्रोल एक ही सेंट्रल सिस्टम के पास होना। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रलाइज कंट्रोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है कि सभी कंट्रोल एक ही कंट्रोल सिस्टम के पास होना। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं तो आरबीआई आज सारे बैंकों, जितने भी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज बैंक हैं, उनको कंट्रोल बाय आरबीआई। और आज आप देखे होंगे कि आज इंडिया के स्तर में आईएनआर गिर रहा है, पैसे की जो क्षमता है वो गिर रही है। और रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि भारत देश को अभी इस क्राइसिस के समय अपने देश का सोना बेचना पड़ा। ये क्या है? इसमें ऐसा है कि सारा डाटा एक मुख्य केंद्र में जाकर एकत्रित और प्रतिनिधित्व होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम वैसे तो बहुत सारी चीजों में अच्छा होता है, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है, जो मुझे लगता है आपको भी लगेगा, कि सारा डेटा एक मुख्य केंद्र में जाकर एकत्रित और प्रतिबिंबित होता है। सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड फेलर, इसमें साफ कहा गया है कि नियंत्रण और संचालन का केवल एक ही केंद्र होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में। यदि वह केंद्र बंद हो जाए या उसमें कोई समस्या आ जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित या बंद हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल बाकी चीजों में ठीक होता है, लेकिन इसका ड्रॉप ये है कि किसी तरह की समस्या अगर सेंट्रलाइज लेवल पे आती है तो उस सब का सामना हमको भी करना पड़ेगा। और सिंपल शब्दों में कहूं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम जहां सारा डेटा एक मुख्य केंद्र में होता है, पूरा नियंत्रण सेंट्रल के पास होता है। यदि उस सेंट्रलाइजेशन में थोड़ा बहुत भी कंसर्न बिगड़ा या विफलता आई तो पूरा सिस्टम को इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड जो डिजिटल चैलेंजेस हम फेस करते हैं, इसमें है तीसरा सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क मतलब हमारी सुरक्षा जोखिम में है। इसमें लिखा है, देखिए, सिक्योरिटी ब्रीचेस, साइबर अटैक्स एंड मेलवेयर। साइबर अटैक
साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस आपने सुना होगा, और सबसे जो कॉमन वर्ड है वो है साइबर अटैक। आज सबसे कहते हैं कि हाँ भाई, पहले ऐसा होता था कि आज से 4-5 साल पहले हम किसी कैफे में जाते थे, वहां पे फॉर्म भरते थे किसी भी एग्जामिनेशन का, अगर मैं उसे फेस करना हो। आज साइबर अटैक हो रहा है, सिर्फ आप और हमारे बीच नहीं। अगर हम भारत देश और अन्य देशों की बात करें, जो डेवलप कंट्री है, वो भी युद्ध कैसे कर रहे हैं, साइबर अटैक कर रहे हैं, डेटा चुरा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि हम जमीन जल के लिए लड़ाई करते थे। आज से अगर हम 8 साल 9 साल पहले की बात करें जैसे, तो हम पढ़ते थे पेपर में, इंटरनेट में, कि पाकिस्तान ने इंडिया की जमीन हड़पने की कोशिश की, चाइना ने इंडिया की जमीन हड़पने की कोशिश की, अमेरिका ने जमीन हड़पने की कोशिश की। लेकिन आज आज कोल्ड वॉर का सबसे पहला बड़ा जो पार्ट है वो है सिक्योरिटी रिस्क, आपकी डेटा चोरी होने का सबसे बड़ा खतरा। मतलब आपकी कंट्री में अपने इकोनॉमिक्स को लेकर किस तरह बात की जा रही, उस डेटा को चुराना। आपके जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दूं तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे फॉरेन कंट्री के एप्लीकेशन हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि उनके माध्यम से हमारे भारत देश का डेटा चोरी होता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर हम लोग हैं, इंस्टाग्राम यूजर हम लोग हैं, यूट्यूब के यूजर हम लोग, क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर कहीं ना कहीं अगर आप पूरी तरह शोध करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इन सभी ऐप के माध्यम से हम अपने भारत देश का डेटा उनको देते हैं। उनको मालूम है कि कितने लोग बड़े बड़े रील्स चलाते हैं। आपको पता है, आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो अलाल लोग हैं, जो दिन भर अपना 16 घंटा सिर्फ रील स्क्रॉल करने में रहती है, ये डेटा कहां से आती है? ये डेटा इन सभी ऐप जो हम यूज करते हैं वहां से आता है। ठीक। उसके बाद है, इसमें और है, देखो, एंड मेलवेयर। मेलवेयर क्या है? मेलवेयर एक ऐसा प्रोग्राम, एक कोड होता है जो, मेलवेयर का शाब्दिक अर्थ होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर। ठीक है। आप जैसे अगर आप लैपटॉप या फिर टैब या फोन चलाते हैं तो कई ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे मैं वीडियो में मतलब वीडियो इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत सारे ऐप की आवश्यकता मुझे पड़ती है एडिट करने के लिए, फिर एआई वीडियोस को इनबिल्ट करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐप होते हैं जो आपके फोन या कंप्यूटर में आते ही आपके फोन को हैक कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड हानिकारक सॉफ्टवेयर, उसे मेलवेयर कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम या कोड होता है जो कंप्यूटर, आपके फोन को, आपके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाते हैं। डेटा चुराने, सिस्टम को बिना अनुमति के नियंत्रण करने के लिए इसे बनाया जाता है। बहुत सारे आप ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में सुन सकते हैं। पहला है वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रेंजोमेयर, स्पाईवेयर, सारे इस तरह के एप्लीकेशन है जो आपके डेटा को हैक करने की ताकत रखते हैं। अगर सरल शब्दों में मैं कहूँ तो सिक्योरिटी रिस्क उसे कहेंगे मेलवेयर नाम का एक खतरनाक सॉफ्टवेयर है जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है, डेटा चुरा सकता है, और सिस्टम पर अनाधिकृत, मतलब उसे ऑथोरिटी नहीं है, और कंट्रोल भी प्राप्त कर सकता है। इतना खतरनाक है ये चीजें। क्लियर है? ठीक। उसके बाद करंट डिजिटल चैलेंजेस का जो पहला फोर्थ पार्ट है वो हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट में आप देख पा रहे हैं कि हम जो हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात करें, पहले इसे देखते हैं, राइजिंग ट्रांजेक्शन फीस एंड कंजेशन कॉस्ट। पहले ऐसा होता था कि आज जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल दो, जैसे अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, अगर आपको सपोज मेरा जो बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है, एक प्रेस्टीज अकाउंट है, सेविंग अकाउंट मेरा, तो उनका क्राइटेरिया है कि अगर मुझे पैसे निकालने हैं, उसका एक लिमिटेशन है। मतलब मैं एक महीने में सिर्फ 5 लाख रुपए कैश निकाल सकता हूँ, और अगर उसके ऊपर मैं पैसे निकालता हूँ, विड्रॉल करता हूँ, तो हर एक 1000 में मुझे 1 रुपया पे करना पड़ता है। उसके बाद अगर मुझे, मेरे को रिलेटिव अगर फॉरेन में है, मुझे ट्रांजेक्शन करना है, तो भी उसका जो कॉस्ट है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। क्लियर है? इसे और सरल शब्दों में मैं बताऊं, इसमें लिखा है राइजिंग ट्रांजेक्शन फीस और कंजेशन कॉस्ट, बढ़ती हुई लेन देन फीस और नेटवर्क भीड़ की लागत। आज नेटवर्क भीड़ की लागत से मैं और क्लियर करता हूं। जब किसी नेटवर्क जैसे ब्लॉकचेन पर बहुत अधिक लोग एक साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो नेटवर्क पर दबाव बढ़ जाता है। इसके कारण है ट्रांजेक्शन फीस बढ़ जाती है, कॉमन है, क्योंकि अगर भीड़ बढ़ेगी, अगर सपोज हमारे पास टमाटर 1 किलो है और खरीदने वाले 20 लोग, तो डेफिनेटली टमाटर का जो प्राइस है वो गेन होगा। वैसे ही एक ब्लॉकचेन पे बहुत सारे नेटवर्क जब काम करने लगते हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन फी ऑलरेडी बढ़ जाती है, वो मस्ट है। ट्रांजेक्शन को पूरा होने से अधिक समय लग सकता है, क्योंकि इतने सारे लोग जब उसमें काम करेंगे तो नोट्स बढ़ेंगे, तो उसमें दबाव बढ़ता है। कंजेशन मतलब होता है नेटवर्क की भीड़। इसके अतिरिक्त उसे अलग लागत उठाना पड़ता है। सरल शब्दों में इसका अगर कहें हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट को, तो नेटवर्क पर बढ़ती भीड़ के कारण ट्रांजेक्शन फीस और प्रोसेसिंग लागत में वृद्धि होगा डेफिनेटली। ठीक है।
क्योंकि धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड डिजिटल करेंसी पे, डिजिटल वर्ल्ड पे आ रहा है। अब बात करते हैं जो हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसपे हम काम करते हैं आज। पहले हम ओरिजिन कम्युनिटी की जो टीम थी वो ब्लॉकचेन, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे थी। आज धीरे से हम अलुमी ब्लॉकचेन में कदम रख रहे हैं। तो सबसे पहले जानना ये अनिवार्य है कि एक्चुअल ब्लॉकचेन होता क्या है। ठीक है, ब्लॉकचेन का अगर शाब्दिक अर्थ कहें तो उसे सिर्फ एक पार्ट से समझा जाना मुश्किल है। उसके पार्ट बाय पार्ट से मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ब्लॉकचेन को समझने के लिए हम इन 4 पॉइंट्स को देख सकते हैं। पहला है, देखिए ये देख सकते हैं आप, मैं इसको जूम करता हूं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर, एक बही खाता। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटने का, एक बही खाता। विकेंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली भी इसे बोल सकते हैं कि एक डिसेंट्रलाइजेशन माध्यम से लोगों को बांटने का एक बही खाता है। एक सरल शब्दों में मैं कहूं तो एक ऐसी डिजिटल रिकॉर्ड बुक होती है जिसकी कॉपी एक ही जगह पर ना होकर नेटवर्क से जुड़े कई कंप्यूटर नोट्स होते हैं। जैसे ये आप पिक्चर्स देखते हैं, देखिए ये ब्लॉक चेन है, ब्लॉक है, और ये चेन के माध्यम से कनेक्ट है। क्लियर है। पहले ऐसा होता था, अगर मैं किसी कंपनी में क्लर्क हूं तो अगर मुझे किसी का जन्म प्रमाण पत्र, उसका शादी प्रमाण पत्र, उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र को लिखना होता था तो मैं एक इस तरह की मोटी बुक रखूंगा। ठीक है, इसमें प्रॉपर लिखूंगा संजय कुमार, इसकी जन्म यहाँ पे हुई थी, इसका काम यहाँ पे है, इसका इतनी फैमिली है। तो ये बही खाता की तरह बात है। तो इस डिजिटल वर्ल्ड में ब्लॉकचेन को समझने का जो पहला पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर, एक बही खाता ही है, लेकिन एक हाई प्रोफाइल और अपग्रेडेशन लेवल का ये बही खाता है। एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड बुक जिसकी कॉपी एक ही जगह पर ना होकर नेटवर्क से जुड़े कई नोड्स ऑफ कंप्यूटर पर सुरक्षित रहती है। इसमें किए गए सभी लेन देन, जितने भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्लियर है। इसमें जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं ब्लॉकचेन में वो सारा ट्रांसपेरेंस होता है, और सभी पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट मतलब आप और हम जैसे जो आज ओरिजिन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं, तो हम सभी पार्टिसिपेंट ही हैं जो इनमें इन्वॉल्व है। उसके बाद उनका रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। और सरल शब्दों में इसको मैं कहूं, एक ऐसी डिजिटल बही खाता जिसका रिकॉर्ड नेटवर्क के कई कंप्यूटर पर साझा और सुरक्षित रूप से संग्रहित रहता है। ब्लॉकचेन प्रणाली की जो सबसे अच्छी बात है वो है सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी। क्लियर है। ठीक। दूसरा है सिक्योर डेटा स्टोरेज। शब्द से ही क्लियर है, डेटा का सुरक्षित संग्रहण। डेटा को इस तरह सिक्योर रखना कि उसे केवल अधिकृत, लाइक ऑथराइज्ड, आप और मैं जब वॉलेट बनाते हैं, वॉलेट में पासवर्ड क्रिएट होता है तो हम ऑथराइज्ड हो जाते हैं कि वो उस पासवर्ड के मालिक हम हैं। दैट इज कॉल्ड वी आर ऑथराइज्ड टू सी माई वॉलेट। आप अपने वॉलेट के अधिकार हैं क्योंकि ये पासवर्ड आपके पास है। मैं जितने भी वॉलेट क्रिएट करूं, हर एक पासवर्ड अगर मेरे पास है तो मैं ऑथराइज्ड हूं। क्लियर है। तो सिक्योर डेटा स्टोरेज का अर्थ जो है डेटा का सुरक्षित संग्रहण, डेटा को इस तरह सिक्योर करना कि उसे केवल ऑथराइज्ड व्यक्ति, आप और मैं, देख या उपयोग कर सके, और वह चोरी, नुकसान का, छेड़छाड़ सुरक्षित रहे। ये कैसे सेफ है? जो 12 वर्ड का की हम क्रिएट करते हैं वही हमारा एक्चुअल एसेट्स है। अगर वो आपके पास है, आपके पास सुरक्षित है, तो डेफिनेटली कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये है ब्लॉकचेन की खासियत। क्लियर। थर्ड देखते हैं ट्रांसपेरेंस ट्रांजेक्शन, मतलब हम जो लेन देन करते हैं उसकी पारदर्शिता। ठीक है, ऐसी पारदर्शी लेन देन जिसमें सभी रिकॉर्ड्स स्पष्ट रूप से अवेलेबल हो, सत्यापित हूं, वेरीफाइड हो। इसमें धोखाधड़ी के चांस कम होते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह हम बिटगेट वॉलेट या फिर टोकन पॉकेट जो भी हम यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। और ट्रांसपेरेंसी से ये होता है कि कोई चीज अगर गलत हो या कोई चीज गलत आए तो हम देख सकते हैं, जिससे हम खुद सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ भाई ये हमारे पास है, हमने इसे देखा है, और हम अगर गलती करेंगे तो इसमें गलती होगी। तो कुछ हद तक ब्लॉकचेन प्रणाली हमको धोखाधड़ी से के खर्चे से बच बताती है। ठीक। फोर्थ है ब्लॉकचेन को समझने के लिए डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, मतलब ब्लॉकचेन का ही पार्ट है डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क, मतलब विकेंद्रीकरण नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क
जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष या ऑर्गेनाइजेशन या सर्वर के पास ना होकर नोड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से बटा होता है, जिसमें सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और बिलीवनेस बढ़ती है। क्लियर है? ब्लॉकचेन को मैंने 4 भागों में समझाया कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर, सिक्योर डेटा स्टोरेज, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन, नेटवर्क। ब्लॉकचेन इस सब का सार अगर मैं आपसे कहूं सिंपल शब्दों में कि ब्लॉकचेन तकनीक में हम सिक्योर रहते हैं क्योंकि हमारी सिक्योरिटी उसमें सेफ है। हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी हम चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और हमारा जो विश्वसनीयता है, हमारी जो बिलीवनेस है वो ब्लॉकचेन पे बढ़ती है। आज अगर हम बैंक की बात करें तो वहां ब्लॉकचेन सिस्टम नहीं है, इसलिए हम विश्वसनीयता नहीं है। हमारा पैसा कब, अगर मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए है, वो मुझे पता है, बैंक को पता है, वो थर्ड पार्टी को भी पता हो, क्योंकि उसमें ब्लॉकचेन जैसी प्रणाली नहीं होने के कारण वो अनसिक्योर है। और जितने भी स्कैम हो रहे हैं वो ब्लॉकचेन प्रणाली को नहीं अपनाने के कारण हो रही है। और धीरे धीरे आप देखेंगे, जहां तक मुझे लगता है शोध के कारण, आने वाले 2 से 3 साल में हर एक बैंक ब्लॉकचेन प्रणाली पे काम करेगा। आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज ब्लॉकचेन जैसे टफेस्ट वर्ड को, कठिन शब्द को हम रोज सुनते हैं। ठीक, आगे देखूंगा कि अब ब्लॉकचेन जान गए हम, ब्लॉकचेन होता क्या है। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, टफ लगेगा, बोर भी लगेगा, पर धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा। हमने जाना कि ब्लॉकचेन क्या होता है, अब बात करते हैं ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। इसको हम 5 पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये है ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड। ठीक है, इसमें लिखा है ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड मतलब हम अपने ट्रांजेक्शन को शुरुआती प्रणाली, लेन देन की शुरुआत है ना, ब्लॉकचेन में हम लेन देन करते हैं तो लेन देन की शुरुआत से हम समझेंगे। इसमें लिखा है अ यूजर इनिशिएट्स अ डेटा ट्रांसफर। ठीक है, उपयोगकर्ता द्वारा डेटा ट्रांसफर, संपत्ति की बिक्री, एसेट सेल लाइक, संपत्ति की बिक्री जो डिजिटल, आज एसेट्स के मतलब छोटे शब्दों में, एसेट्स का मतलब ये होता है जिसके माध्यम से हम अपने देश में उन चीजों को रखकर भारत देश के वेरीफाइड बैंकों से लोन उठा सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान का जो सपना होता है कि हाँ मैं अगर अच्छे पैसे कमाऊं तो या तो मैं बहुत सारा सोना अपने घर में रख लूंगा या बहुत सारी जमीन में अपने नाम पे कर लूंगा। वैसे ही आज जिस टेक्नोलॉजी में हम काम करते हैं, अगर ओरिजिन एलिजिनेस की बात करें, आज तो ठीक है इसका प्राइस कम है, एक समय आएगा कि ये डिजिटल एसेट्स होगा। जिस तरह हम बता पाते हैं हमारे घर 10 किलो सोना है, हमारे पास 10 एकड़ खेत है, वैसे ही आप और मैं के आने वाले फ्यूचर्स बताएंगे कि मेरे घर में 1000 एलिजिनेस है। ठीक उसी में बात कर रहा हूं मैं। तो ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड का मतलब होता है लेन देन की शुरुआत करना, उपयोगकर्ता द्वारा डेटा ट्रांसफर, संपत्ति की बिक्री या उस ऑथराइज्ड प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। फिर सरल शब्दों में बताऊं कि जब कोई उपयोगकर्ता आप और मैं जो बिटगेट जैसे वैलेट का उपयोग करते हैं, डेटा सेंड करता है। जब हम किसी को सपोज अगर बिटगेट से एलजीएनएस ट्रांसफर करते हैं, किसी डिजिटल संपत्ति को बेचता है, बेचते ही तो है। अगर हमें एलजीएनएस आज भी हम खरीदी बिक्री की बात करें तो हम एलजीएनएस को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में गेन करते हैं, प्रॉफिट को बेचते हैं, या किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सक्रिय करता है तो उसे ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड कहते हैं। मतलब बिटगेट से हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसको जो पहला पार्ट होता है वो ब्लॉकचेन का पहला पार्ट है। दूसरा है नेटवर्क वेरिफिकेशन। नेटवर्क वेरिफिकेशन ये आप इसको देख के ही समझ सकते हैं कि किस तरह, ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 कंप्यूटर लगे हैं और बीच में ब्लॉक एक रखा हुआ है, जो हर एक कंप्यूटर, आप पिक्चर के माध्यम से समझे कि हर एक कंप्यूटर एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेटवर्क वेरिफिकेशन मतलब आपके नेटवर्क का सत्यापन होता है ब्लॉकचेन में। इसमें लिखा है ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्ट, द ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्ट, लेन देन को कंप्यूटर के माध्यम से प्रसारित किया जाता है टू पीयर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नोड्स। इसका मतलब है लेन देन को नोट्स ऑफ कंप्यूटर के माध्यम से पीयर टू पीयर प्रसारित करना। पीयर टू पीयर लाइक आप और मैं जैसे, पीयर टू पीयर और कर लूं, अगर कोई इंसान अमेरिका में बैठा है और मैं अपने बिलासपुर में बैठा हूं, तो अगर मैं उसे ट्रांजेक्शन करता हूं तो दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। उसमें नेटवर्क का वेरिफिकेशन होता है ब्लॉकचेन के अंदर। जब कोई लेन देन शुरू होता है, सपोज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और अमेरिका में कोई बंदा बैठा है और अब मुझे बिटगेट के माध्यम से उसे ट्रांजेक्शन करना है, तो हमारी लेन देन शुरू हो गई, तो उसकी जानकारी नेटवर्क के सभी जुड़े हुए कंप्यूटर तक भेजी जाती है। जैसे एक कंप्यूटर है, ये 2 है, 3 है, तो एक कंप्यूटर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ताकि वे उनकी जांच और सत्यापन कर सकें। इस नेटवर्क के ब्लॉकचेन में नेटवर्क का जो इस्तेमाल होता है वो सिक्योरिटी पर्पस को बहुत हाई क्वालिफाइड कर लेता है। ठीक, तीसरा है ब्लॉकचेन कैसे के थर्ड पार्ट में ब्लॉक क्रिएशन।
मतलब ब्लॉक बनते कैसे हैं, ब्लॉक का बनना कैसा होता है, देखिए इसमें लिखा है वेरीफाइड ट्रांजेक्शन्स आर क्लस्टर्ड टुगेदर इनटू अ सिंगल टाइम स्टैम्प ब्लॉक। वेरीफाइड लेन देन को एक साथ जोड़कर समय मुद्रित ब्लॉक में संग्रहित किया जाता है। इसे अगर सरल शब्दों में कहूं मैं, तो जब नेटवर्क लेन देन की पुष्टि कर देता है, जब हम बिट गेट से किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वो नेटवर्क जब हमें वेरीफाइड करता है कि तुम कर लो, तो कई वेरीफाइड ट्रांजेक्शन को एक समूह में एकत्र करके एक नया ब्लॉक बनाया जाता है। इस ब्लॉक पर टाइम स्टैम्प भी दर्ज होती है। आप देखना कि जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन को करते हैं तो उसमें टाइम स्टैम्प भी होता है। टाइम मतलब अगर मैंने 3 बजे उसे भेजा तो टाइम स्टैम्प भी उसमें रहता है। टाइम स्टैम्प का अर्थ यह है कि मैंने उसे 3 बजे 4,000 एनएस ट्रांसफर किया, वो टाइम स्टैम्प भी एक ब्लॉकचेन का पार्ट है। तीसरा है, चौथा है ब्लॉकचेन वर्क्स में चेन कंफर्मेशन। एक मिनट, ठीक है, चेन कंफर्मेशन। चेन कंफर्मेशन में का अर्थ होता है चेन की पुष्टि करना। मतलब जो ब्लॉक ये छोटे छोटे ब्लॉक ये दिख रहे हैं आपको, 3 ब्लॉक दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, हर एक ब्लॉक एक एक नेटवर्क मान में तीनों जुड़े हैं। हर एक ब्लॉक कंफर्म होने के बाद दूसरा नया ब्लॉक बनता है। इसमें लिखा है द न्यू ब्लॉक इज ब्रॉडकास्ट टू द नेटवर्क फॉर अ कंसेंसस बेस्ड वैलिडिटी चेक एंड लिंक टू द प्रीसीडिंग ब्लॉक। इसका अर्थ ये है कि नए ब्लॉक को नेटवर्क में प्रसारित किया जाता है ताकि सबके सब सम्मति से, आप और मेरे सम्मति के आधार पर उसकी वेरिफिकेशन, उसकी वैधता की जांच की जा सके और उसे पिछले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। मतलब कि एक ब्लॉक जब दूसरे ब्लॉक से जुड़ता है तो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में यह है कि हर एक ब्लॉक वेरीफाइड होने के बाद ही कि भाई तू वेरीफाइड है तब मैं उसको जोड़ूंगा। तो जब मैं खुद सेटिस्फाइड हूं कि भाई आगे अगर कोई गड्ढा नहीं है, अगर मुझे आगे जाना है, तो फर्स्ट आई हैव टू वेरीफाइड माई सेल्फ कि मेरे पीछे जो बंदा आ रहा है, मैं अगर सही गड्ढे नहीं है तो मैं बोलूंगा भाई सब ओके है तू आ जा, तब वो ब्लॉक उसमें बहुत ही शानदार चीज है। सरल शब्दों में कहा जा सके तो चेन कंफर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच, चेन कंफर्मेशन एक प्रोसेस है ब्लॉकचेन का जिसमें नए ब्लॉक की नेटवर्क द्वारा कंफर्मेशन की जाती है और उसे पिछले ब्लॉक से जोड़कर ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाया जाता है। दैट इज कॉल्ड, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे व्यापार बढ़ता जा रहा है। लास्ट वन है परमानेंट रिकॉर्ड, स्थाई आपकी बही खाता, ठीक है। इसमें बोलता है द ब्लॉक इज परमानेंटली एंड इम्यूटेबली एडेड टू द ब्लॉकचेन। ब्लॉक परमानेंट, जब आपकी जैसे देखिए इसमें ब्लॉक 1 2 3 4 5, ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं द ब्लॉक इज परमानेंटली एंड इम्यूटेबली एडेड टू द ब्लॉकचेन क्रिएटिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड। जब कोई ब्लॉक आपके ब्लॉकचेन में आ जाता है तो उसे चेंज करना लगभग असंभव है और यही ब्लॉकचेन मिलकर डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉर्ड में ऐड हो जाते हैं। मैं उसको और सरल शब्दों में कहूंगा, परमानेंट रिकॉर्ड ब्लॉकचेन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ब्लॉक कंफर्मेशन के बाद, मतलब 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, एक एक कंफर्मेशन के बाद जब एक दूसरे से चेन के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो वो ब्लॉकचेन बन जाते हैं। ब्लॉकचेन बनने के बाद उसमें छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है और किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करने के अलावा उसे चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। यही हमारी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को बहुत हाई सिक्योर करती है, हमारी विश्वसनीयता को बढ़ाती है। नेक्स्ट रहेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन, जो बार बार हम वर्ड सुनते हैं, डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइजेशन का छोटा और सबसे बेस्ट एग्जांपल है आरबीआई, बार में कहूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने बैंकों को हम जानते हैं, जितने बैंकों को हम जानते हैं उनमें, एक सेकंड, हाँ, जितने बैंकों हम जानते हैं, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और जितने भी छोटे मोटे फाइनेंस है, सारे रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। आरबीआई में यहाँ थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर दूं। डिसेंट्रलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे सिंगल, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये है सेंट्रलाइज नेटवर्क का, ठीक है। इसमें लिखा है सिंगल कंट्रोल ऑथोरिटी वनेबल टू फेलियर एंड कंट्रोल, ठीक है। एकल नियंत्रण प्राधिकरण में विफलता और नियंत्रण के प्रति संवेदनशील होता है।
जब किसी सिस्टम का पूरा कंट्रोल एक संस्था, एक सर्वर, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, तो उसके असफल होने या गलत निर्णय लेने पर पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। इसके फर्स्ट चैप्टर में मैंने कहा था कि सेंट्रलाइज सिस्टम का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर उस सिस्टम कंट्रोल का असफल हो या उसके निर्णय गलत हो तो पूरे के पूरे सारे बैंकों पर प्रभावित होती है। जैसे अगर आरबीआई की एक गलत डिसीजन से बैंक भी गलत डिसीजन लेगा और उनके डिसीजन से हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। ये क्लियर है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क में। डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क का अर्थ होता है किसी एक संस्था, एक सर्वर या एक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ नहीं होना। क्लियर है। इसको और आसान शब्दों में समझे तो 4 पॉइंट में समझ सकते हैं। पहला है नो सिंगल अथॉरिटी, किसी भी एक प्रतिभागी या एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन का ऑथराइज नहीं होता, ये अच्छी बात है। दूसरा है बेटर सिक्योरिटी। बेटर सिक्योरिटी, हम कंप्यूटर नोड्स के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है। डेटा और नेटवर्क की मजबूत एक चैनल बनती है जिससे जानकारी सुरक्षित और विश्वसनीय बनी रहती है। ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत शानदार है। तीसरा है मोर ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा पारदर्शिता, जहां सभी लेन देन रिकॉर्ड्स क्लीन होते हैं, वेरीफाइड होते हैं और अधिक विश्वसनीय होती है। ये डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क को और मजबूत करता है। और चौथा थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है कम्युनिटी गवर्नेंस। इसको, ये थोड़ा टफ है, इसको मैं सरल शब्दों में चाहूँ तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो फोर्थ पार्ट है ये देखिए कम्युनिटी गवर्नेंस। इसको अगर मैं बोलूं तो एक ऐसा सिस्टम जहां किसी नेटवर्क और कम्युनिटी, लाइक आप और मैं जैसे टीम विजनरी एक कम्युनिटी है, ओरिजिन एक कम्युनिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। तो हम कम्युनिटी सबका यूज क्यों कर रहे हैं? आज हम टीम विजनरी के माध्यम से हम एक कम्युनिटी में है, जिनके भी टीम में है, एक कम्युनिटी है। आज मैं शिक्षा दे रहा हूँ, मैं शिक्षा ले रहा हूँ, आप शिक्षा ले रहे हैं, कल आप शिक्षा देंगे, हमारा ग्रोथ हो रहा है। तो कम्युनिटी गवर्नेंस का अर्थ यह है कि एक ऐसी सिस्टम जहां किसी नेटवर्क कम्युनिटी लाइक आप और मैं जुड़े जुड़े सदस्य मिलकर खुद रूल बनाएंगे, प्लान बनाएंगे और महत्वपूर्ण निर्णय हम कर सकते हैं। सेंट्रलाइज में सिर्फ आरबीआई कहेगा कि मुझे ये देना है, आप एक्सेप्ट करो। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी गवर्नेंस का। आप और मैं ही कम्युनिटी है और खुद गवर्नर है। आप मेरा देखिए, ये साइन को देखिए, इसमें ये सारे चैनल पार्टनर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप मैं ही रूल बनाएंगे, उसे फॉलो करेंगे और उसे महत्वपूर्ण बनाएंगे। क्लियर है? ठीक। अब थोड़ा हम जाते हैं अनुबी, उसमें अनुबी विजन में, अनुबी इकोसिस्टम में। अनुबी इकोसिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की। ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब हम आ रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट में, वो है सिक्योर ट्रांजेक्शन। मैं आपको बता दूं कि अनुबी इकोसिस्टम को समझने के लिए इन 4 फीचर समझना पड़ेगा, जिसमें ब्लॉकचेन पहले नंबर पे था। ब्लॉकचेन हमने जाना कि ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब हम बात करेंगे सिक्योर नेटवर्क की, फिर बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की और चौथा बात करेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है। तो अनुबी ब्लॉकचेन को समझने के लिए, इकोसिस्टम समझने के लिए हम दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं, ये है सिक्योर ट्रांजेक्शंस। सिक्योर ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ट्रांजेक्शन हो सुरक्षित स्वस्थ है। इसको समझने के लिए हम 4 पॉइंट पे, पहला एनक्रिप्टेड नेटवर्क। एक ब्लॉकचेन का एक एनक्रिप्टेड नेटवर्क का उपयोग करता है जिसमें डेटा सुरक्षित और गोपनीय रहता है। हमारी सुरक्षा ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो सबसे पहले इसका जो पहला पार्ट है एनक्रिप्टेड नेटवर्क है, जिसमें हमारे नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, हमारी डेटा सुरक्षित और गोपनीय रहती है। या फिर एक सरल शब्दों में आपको बताना चाहूंगा तो एक ऐसा नेटवर्क जिसमें भेजा और प्राप्त किया गया डेटा, विशेष कोड। सपोज हमने बिटगेट के माध्यम से मैंने और आपने एलजीएस का ट्रांजेक्शन किया, तो जब हम अपने डेटा को आपको भेजता हूं, अगर मैं आपके डेटा को दे रहा हूं तो एक इंक्रिप्टेड नेटवर्क में बदल दिया जाता है। जब मेरा जो सेंडिंग प्रोसेस है और आपका रिसीविंग प्रोसेस के बीच, मतलब मेरा भेजा हुआ संदेश को ये इंक्रिप्टेड एक कोड में बदलता है ताकि केवल ऑथराइज आप और मैं व्यक्ति ही उसे पढ़ सके। सपोज अगर मैंने आपको 300 एलजीएस भेजा है और आपको रिसीव हुआ, तो ये जो डेटा है वो आप और मेरे तक सुरक्षित रहेगी तब तक जब तक हम किसको शो ना करें। यही है क्रिप्टो नेटवर्क। ठीक है। दूसरा है फ्रॉड प्रोटेक्शन, फर्जीवाड़े से संरक्षण।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अनुबी इकोसिस्टम में जो दूसरा पार्ट है सिक्योर ट्रांजेक्शन का, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो हमें फर्जीवाड़े धोखाधड़ी से संरक्षण प्रदान करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजी है धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा है फास्ट वेरिफिकेशन। अगर हम बैंक जाते हैं, जब हमें पैसे निकालने होते हैं, अगर आप बिना पासबुक के वहां चला जाएं तो आपको अपना आधार कार्ड शो करना पड़ेगा, फिर आपको एक ओटीपी आएगी, एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है। अगर वहां सर्वर डाउन रहा तो बहुत दिक्कत होगा आपको। लेकिन हमारे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जहां अनुबी इकोसिस्टम काम कर रहा है, जहां पे फास्ट वेरिफिकेशन नाम, ठीक है, तेज सत्यापन है, दुनिया भर के मैं दोनों को चेष्टा करूं, फास्ट वेरिफिकेशन और ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है ना, इसमें हमारा वेरिफिकेशन तुरंत हो जाता है और वैश्विक स्तर पर हम अपने डेटा को कभी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी सिक्योर ट्रांजेक्शन की जिसमें हम हमारे वेरिफिकेशन तुरंत होता है और दुनिया के किसी भी हिस्से में लेन देन आराम से हम कर सकते हैं। अब अब हम पढ़ते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये भी ब्लॉकचेन अनुबी इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे कहा जाता है कि हमारी जो ओरिजिन एलजीएस है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ रन कर रही है, और हम अभी कुछ ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत आए हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें इन चार पार्टों को समझना पड़ेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक बिल्डर हूँ, मैंने मैं अगर किसी का घर बना रहा हूँ, सपोज कोई अतुल करके कोई बंदा है, जिससे मैंने एग्रीमेंट कराया ऑन पेपर स्टाम्प में कि मैं सुशांत और मेरी जो कंपनी है जीसस एंड फटेक, एज अ बिल्डर मैंने आपके घर को लेने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है ऑन स्टाम्प 50 या 100 के स्टाम्प में। आप और मेरा साझा है कि मैं आपके घर को 11 महीने के अंतर्गत बना के दूंगा, और इसमें जितने भी सामान लगेंगे उसमें मैं अल्ट्राटेक सीमेंट दूंगा, अच्छा बालू दूंगा, अच्छा छड़ दूंगा। जितने भी बातें मैं वर्बली कर रहा हूँ उस बातों को मैं उन पेपर पर लिख के उनको दूंगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। वो है वर्चुअल फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, और डिजिटल वर्ल्ड में इसे बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सारा खेल वैसे ही होता है लेकिन थोड़ा सा प्रो लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे होता है। तो पहला है ऑटोमेटेड एग्रीमेंट, मतलब स्वचालित समझौता। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अंतर ये अर्थ ये है कि अगर जैसे मैं अल्ट्राटेक का सीमेंट यूज करता हूं और अल्ट्राटेक से बेटर सीमेंट अगर मार्केट में आता है तो मुझे उस ऑन पेपर अल्ट्राटेक को हटाने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक वो कॉन्ट्रैक्ट उसमें अपग्रेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही जैसे 137 कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम यहाँ पे आए हैं, और अभी तक जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए हैं वो अपने लेवल पर अपग्रेडेशन होता है, ऐसा कुछ नया हम नहीं करते हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि ओरिजिनल एलजीएस में नए नए चीजें आ रही है, नहीं। जब आप उसके व्हाइट पेपर को पढ़ेंगे, उसके उद्देश्य को पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है नो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है ब्रोकर से। आपको अपने बैंक तक का पैसा जमा करना होता है तो एक थर्ड पार्टी की आवश्यकता पड़ती है। कभी सर्वर डाउन होता है तो उसमें किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फास्ट एजुकेशन होता है, अगर हम अपने काम को कराना चाहते हैं तो हम डिपेंड हमारे काम पे करता है, टेक्नोलॉजी हाई है। एजुकेशन करना, एग्जीक्यूट करना बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, पूरी तरह पारदर्शिता है जिससे हमारा काम अच्छा हो जाता है। तो अब मैं एक सरल शब्दों में कहूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट is a process in which a automated agreement in which no third party, fast execution and totally transparent process is going on। ठीक। तीसरा है कम्युनिटी ड्राइवन इकोसिस्टम। ये भी अनुबी इकोसिस्टम का एक पार्ट है, जिसमें इसको सबसे पहले समझने के लिए हम कहेंगे कि कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है आप और मैं, जैसे टीम विजनरी आज एक दूसरे का सहयोग कर रही है, हम किसी के भी टीम में है लेकिन हम किसी एक जड़ से जुड़े हुए हैं। आप मैं एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हमारा उद्देश्य आज डिजिटल करेंसी ओरिजिन एलजीएस को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के व्यापार में हम डॉ इनकम भी ले सकते हैं, मतलब लोगों को रेफरेंस करके अपने पास ला सकते हैं। और यही कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसमें कहता है, देखिए, कोलैबोरेशन में कहते हैं शेयर्ड एफर्ट्स एंड टीम वर्क फ्यूल ओवर प्रोग्रेस। सिंपल वर्ड में कहा गया है कि जैसे ओरिजिन हमारा एक परिवार है, एक परिवार की तरह हम जीते हैं। जैसे टीम इंजीनियरिंग में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हम सब की जवाबदारी है कि हम अपने सभी लोगों को टीम भावना में लेके आए, जिसमें सबकी सफलता और विकास आधार मिले। आज हम किसी की भी टीम में है, संदीप सर,
तुरंत सर और सभी लोगों को वो इस योग्य बना रहे हैं सहयोग करके कि आप जिस तरह मैं आज बोल पा रहा हूँ वैसे आप भी आज सहयोग के माध्यम से यहाँ आ पाएंगे। और ये वाकई इस कम्युनिटी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम एक दूसरे को सहयोग करें, मोटिवेट करें। अगर वो एंजाइटी डिप्रेशन में आ रहा है उसे बताएं। ये सारा चीज एक नॉलेज के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो ये जो हमारा जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है इनोवेशन, एक नया इनोवेशन। इसमें लिखा है ड्राइविंग क्रिएटिव सॉल्यूशन एंड टेक्निकल ब्रेक थ्रू, रचनात्मक समाधान और तकनीकी प्रगति के माध्यम से विकास को गति देना। क्या है ये इनोवेशन? का अर्थ है आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक इनोवेशन है, एक नई तकनीक है। जूम का इस्तेमाल करके हम घर घर बैठे को लोगों को समझा रहे हैं। फिर से मैं कहूँ, ओरिजिन एक कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां आपको मेरे को सबको लेके चलना है। नए क्रिएशंस लाते हैं कि कैसे हम अपने टीम के बारे में ओरिजिन के संस्था को बढ़ाने का काम करें। ओरिजिन एक परिवार है जिसमें हम सबका शेयर है, सिर्फ ओरिजिन क्रिएटर्स का नहीं, हम भी सब क्रिएटर्स हैं। हमारा उद्देश्य बनता है कि इस तरह के ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम सभी इस कम्युनिटी को ऊपर लेके जाएंगे, सभी सफल होंगे, सभी का विकास होगा। यहाँ कोई एक आदमी सक्सेस नहीं होने आया है। ओरिजिन कम्युनिटी के व्हाइट पेपर में साफ लिखा है सबका विकास सबका भला होना है। तो आपकी मेरी सबकी जवाबदारी है कि आज जिस तरह से मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ वैसे ही आप जितना कुछ यहाँ से सीखेंगे मार्केट के एक एक सदस्यों को जाके बताएंगे, ये आपकी ड्यूटी है। तीसरा है ग्रोथ, विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्केलिंग अवर रिच। सतत प्रगति उन्नति के साथ अपने प्रभाव और पहुंच को बढ़ाना। जितनी बातें मैंने की उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन, प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर प्रूफ एंडरिंग फ्यूचर्स। अगर आप कभी प्लान प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो सबसे जो पहला वर्ड है आपको यहाँ इस्तेमाल करना है कि जो ओरिजिन है वो लॉन्ग टर्म विजन है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे कुछ पैसे लगाऊं और मेहनत करना छोड़ दूं, बैठे बैठे मेरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मुझको आ रहा है, मैं बैठे बैठे इसका फायदा लूं और हर महीने बेच के अपना घर चलाऊं। वो घर चला लेगा कब तक? एक समय तक। आने वाले कल में जब होल्डर्स बढ़ेंगे तो उसका प्रोडक्शन कम होगा, तब क्या करोगे आप? अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर आप डॉ इनकम के लिए काम कर रहे हैं तो भी आपको लॉन्ग टर्म विजन पे चलना चलेगा। आप सभी से यही अनुरोध है, आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने कॉइन्स को स्टैक करें जिससे हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, और सेलिंग प्राइस दबाव को कम करें। हम सभी इस कम्युनिटी ओरिजिन कम्युनिटी में है, हम सबका उद्देश्य है कि सबका विकास हो। सबका विकास तभी होगा कि आप जबरन अपने कॉइन को सेल ना करें, स्टेकिंग लॉन्ग टर्म करें। जब व्हाइट पेपर पढ़ेंगे उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि प्लीज आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ट्विटर्स पे मैसेज आते हैं कि हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम लंबे समय तक स्टैक करें। एक नॉर्मल एज अ बिल्डर सिर्फ की तरफ से मैं बात करूं तो अगर हम जब किसी जमीन को बेचते हैं तो उन सभी को पता है कि हाँ भाई मैं जमीन खरीद रहा हूँ, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उनको ये तय है कि 5 साल तो मुझे रखना है, तब ये मेरी जमीन डबल पैसा मुझे देगी। सोना का भी वैसा ही है। जब हम सोना लेते हैं तो हम ये कभी नहीं सोचते कि कल बढ़ जाएगा नीचे घट जाएगा। सोने में ऊपर नीचे होता है, जमीन के व्यापार में भी ऊपर नीचे होता है। तो क्यों फिर इस डिजिटल चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? भाई डेफिनेटली जब जमीन का दाम बढ़ता है 5 साल में तो हम रुकते हैं, सोना का दाम बढ़ता है तो भी हम रुकते हैं। तो फिर इसमें हमको डर क्यों है? जब सारा मैकेनिज्म ओके है, हम बार बार लोगों से मिलते जुलते हैं, इन सारी चीजों को देख पा रहे हैं, तो हमें ये विश्वास करना पड़ेगा। और आप सबसे यही निवेदन है कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं सबको समझाएं कि लॉन्ग टर्म विजन है, आप लंबे समय के लिए स्टैक करें और कम्युनिटी को बढ़ाएं। इससे हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, एजीनेस का प्राइस बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। नेक्स्ट है आखिर ओरिजिन करने से हम सबका क्या फायदा है? तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम है। आप यहाँ में मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं जो कर्जों में होंगे, आप जो भी काम करते होंगे, व्यापार करते होंगे, फाइनेंशियल जो क्राइसिस आती है, कॉमन चीजें हैं। इसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे हटेगा? पहला है एसेट्स ओनरशिप। जब आप इस कम्युनिटी के अंदर आते हैं और आपके पास जितने भी कॉइन है वो आपके एसेट्स हैं। जैसे अगर आपके पास जमीन है, आपके पास सोना है, वैसे ही जितने ज्यादा एलिजिनेस आपके पास होंगे दैट इज कॉल्ड द एसेट्स। वो डिजिटल एसेट्स होंगे और उसके मालिक खुद आप होंगे, आपकी कस्टडी होगी, आप डायरेक्ट उसको वेरीफाइड करेंगे। फिजिकल डिजिटल सब होल्डिंग आपका, बशर्ते आपको उस 12 की को संभाल के रखना है। दूसरा है फास्टर पेमेंट है। आप देख पाते होंगे अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, आज अगर हम फोन पे की बात करें, आज से 10 साल पहले की बात करें, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो अगर पापा को 10-12 हज़ार रुपए भेजने होते थे
तो वो डिपेंड होते थे बैंक में कि बैंक खुला होगा कि नहीं, सर्वर चालू होगा कि नहीं, सैटरडे संडे हॉलीडे होगा कि नहीं। इन सारी चीजों के साथ थोड़ी परेशानी होती थी। लेकिन आज अगर आपका कोई रिलेटिव फॉरेन में भी है, किसी देश या दिल्ली मुंबई में पढ़ रहा है, तो आप डायरेक्ट बिटगेट के माध्यम से उसे यूएसडी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इससे पहले कल के सेशन में हमारे सर ने काफी अच्छा डिस्क्राइब किया कि हम अपने कॉइन को कैसे सेल कर सकते हैं। तो ये एक डिजिटल वर्ल्ड का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो बहुत फास्ट है। तीसरा, लोअर फी। अगर आप बैंक के माध्यम में, बैंक से कंपेयर कर रहा हूँ फाइनेंशियल को, अगर आप बैंक जाते हैं तो आपको किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए एक फीस नहीं होती, नॉमिनल फीस देनी होती है। इवन आपने अगर फिक्स डिपॉजिट कराया है, म्यूचुअल फंड कराया है, तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आज अगर हम बिटगेट टोकन के माध्यम से बात करें, तो अगर हम अपने ट्रांजेक्शन को करते हैं, ठीक है, लगता है, लेकिन वो 3 से 5% के बीच ही लगता है, वो बहुत हाईली टैक्सेबल नहीं है। तो ये भी हमारे काफी अच्छा है। तीसरा है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें एक्सपोर्ट, बॉर्डरलेस मार्केट है, डाइवर्स इन्वेस्टमेंट है एंड यूनिक क्रॉस बॉर्डर वेंचर्स है। मतलब कि कैसे, एक सरल शब्दों में कहें कि हम अपने इस कम्युनिटी को ग्लोबल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। सपोज आपका कोई दोस्त यूरोप में है, सऊदी में है, तो आप उनसे कनेक्ट होकर उसे डायरेक्ट ज्वाइन करा सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई आपको फॉर्म नहीं लाना या किसी से परमिशन नहीं लेना। तो आप ग्लोबल लेवल पे अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ प्रोफेसर काफी ऐसे भी लोग होंगे जिनका नेटवर्क बाहर है। जैसे मेरा एक दोस्त है फ्रांस में, मैंने उसे ज्वाइन कराया है। मेरे एक मित्र है कतर में, मैंने उनसे ज्वाइन कराया है। मेरा एक दोस्त है जो फॉरेन टूर करते रहते हैं। मेरी फैमिली के कुछ लोग दुबई में रहते हैं। तो इन सब चीजों को मैंने जोड़ा है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम करेगा। हाँ, थोड़ा समय लगता है, रैंक आने में समय लगता है, चीजों को बढ़ाने में समय लगता है। ये तब लगता है जब आपके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली, मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि टीम विजनरी के माध्यम से हम धीरे धीरे इस लेवल तक जा पा रहे हैं कि वो समय दूर नहीं कि हम, आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग फाइनेंशियली फ्रीडम होने वाले हैं। एक अच्छा क्लैप चाहूंगा कि हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप कुछ रिप्लाई करें ताकि मैं, मुझे भी अच्छा लगे कि ये चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। आप कुछ इंडिकेट कर सकते हैं।